सर, आज मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, बोर्ड के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में जब 3 तलाक के मामले की सुनवाई चल रही थी तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि आप फैसला मत करिए, हम एक निकाहनामा बनाएंगे और पूरे देश में घुमाएंगे कि निकाह करते समय 3 तलाक नहीं दोगे, ये शर्त रखोगे। सर, याद करिए, कानून बना, इसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे देश में 3 तलाक के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का, उकसाने का काम किया। ये भी, और ये लोग सब लोग खड़े हो गए, सब लोग खड़े हो गए। सर, तीसरा मामला धारा 370 की समाप्ति का, यही बिल आया था ना सर, माननीय गृह मंत्री बैठे हैं ना, हिम्मत दिखाई थी ना, सब लोग एक थे ना। देश टूट जाएगा, देश में आग लग जाएगी। आज 370 समाप्त हो गया, आज कश्मीर का विकास हो रहा है, जम्मू का विकास हो रहा है, पूंजी निवेश हो रहा है। और सर, याद करिए, अभी जो चुनाव हुआ है, एक भी बूथ पर रिपोल नहीं हुआ। जो उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है, जहां पाकिस्तानी झंडे लहराते थे, आज वहां लाल चौक में तिरंगा लहराता है और भारत माता की जय बोलते हैं। सर, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? सर, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? सर, मैंने 86 से 20 तक की कहानी बताई। स्वर वही है, सुर वही है, तलखी वही है, चाहे संशोधन लाओ वक्फ में, चाहे लाओ 370 में। तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि अब ये नहीं चलेगा, और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। सर, एक सवाल उठाने की इच्छा होती है, वोट बैंक के लिए देश कहां तक जाएगा? क्यों जाना चाहिए? सर, आप याद करिए, मैं कहना चाहता हूं, सीए पर क्या क्या तूफान खड़ा किया गया। आप जो बाहर से हिंदू थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे, उनको भारत लाया गया, उसका कोई असर हिंदुस्तान के मुसलमानों पर नहीं था, फिर भी तूफान खड़ा किया गया। और आज फिर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। सर, अच्छा जरा शांत, अच्छा जरा आप शांत रहिए। अरे धर्मेंद्र जी, कभी तो हमको सुन लिया कीजिए, अखिलेश जी सुनते हैं, आप नहीं सुनते, यही समस्या है। सुनिए सर, इससे जुड़ा एक और बड़ा सवाल है सर, और वो सवाल मैं उठाना चाहता हूं। मुस्लिम जमात इस देश के लोग हैं, जितना हिंदुओं का उतना आपका है, कोई शक नहीं है। लेकिन मुस्लिम जमात के आदर्श कौन होंगे? क्या मुस्लिम जमात के आदर्श वोटों की दलाली करने वाले, सौदागरी करने वाले होंगे? अगर ये है तो ये देश को स्वीकार नहीं होगा। हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं, मुस्लिम समाज के आदर्श होंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर एपीजे कलाम, अब्दुल हमीद, अशफाकुल्ला खान, रसखान, कबीर, मलिक मोहम्मद जैसे। जब मोहम्मद शमी फास्ट बॉलिंग करके आउट करता है, पूरा देश ताली बजाता है। और जब सानिया मिर्जा टेनिस में भारत का नाम ऊंचा करती है, हम सभी खुश होते हैं। ये तय करना पड़ेगा। हमें लगा था कि 25-30 साल के बाद वोटों की सौदागरी कुछ बंद होगी, लेकिन अभी तक बंद नहीं है। कभी तो आप लोग निकलिए उससे बाहर। ये देश बदल रहा है और उनकी संख्या देख रहे हैं। कांग्रेस कहां थी, कहां चली आई? अखिलेश जी, देखिए आप। और सर, एक बात और मैं आज बताना जरूरी है सदन के स्मृति के लिए। राजीव गांधी को 400 सीट मिली, शाहबानों में वो इन लोगों के सामने झुके। उसके बाद आज तक कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। याद करिए आप, देश की हवा कहां बह रही है, समझिए अखिलेश बाबू। और हमको आप इतना आलोचना करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को एक बार पूर्ण बहुमत मिला, दूसरी बार पूर्ण बहुमत मिला,
आप लोगों ने संविधान का कुछ मिसलीड करके धोखाधड़ी करके यूपी में कुछ गड़बड़ किया, जनता को समझ में आ गया तो हरियाणा जिता दिया, फिर आपके महाराष्ट्र जिता दिया, फिर दिल्ली जिता दिया और अब बिहार भी जिताने वाले, निश्चित रहिए आप। वो तो पहले जीत गए थे। सर मैं आपसे आज इस बहस के क्रम में कुछ और बड़ी बातें कहने की जरूरत है। ये जो 13 का कानून सर बार बार कहा जा रहा है कि अच्छा लगा मुझे उपनेता ने, कांग्रेस ने कुछ कहा कि बदलाव पहले भी हुए हैं। सर आपकी जानकारी के लिए अगर देखें आप, आजादी के बाद 54 में एक्ट आया, 59 में बदलाव हुआ, 64 में बदलाव हुआ, 69 में हुआ, 84 में बदलाव हुआ, फिर 95 में आया। और सर ये रिकॉर्डेड है, अगर आप निर्देश देंगे तो हम प्रस्तुत करेंगे। ये सारा कुछ बदलाव कुछ जमातों के दबाव में आया। और सर 95 कब आया? जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था। हाँ, तो इन लोगों ने कहा ठीक है हमारे वक्फ में बदलाव करो। और 13 कब आया? जब इनके हारने का रास्ता खुल रहा था। सर जब आप इस तरह से कानून में बदलाव करते हैं तो आपकी मंशा अक़लियत की सेवा करना नहीं है, आपकी मंशा अपने वोट का इजाफा करने की है। फिर भी आप हार जाते हैं, तो फिर भी नहीं समझते। सर अब मैं इसकी आवाज मैं सुन रहा हूं, अपने प्रदेश की है क्या? चलिए आपके मित्र के बेटी आपके मित्र के बेटी। सर अब मैं कुछ संपत्ति पर आता हूं। ये 8 लाख संपत्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है सर। और सर मुतवल्ली उसको मैनेज करता है, मैंने दिखा दिया, वो मैनेजर है। मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी होती है कि नहीं? और सर मैं पटना साहिब का सांसद हूं सर। हमारे क्षेत्र में गर्दनी बाग में सर एक सरकारी जमीन पर तालाब है जहां लोग छठ में अर्घ देते हैं सर। हाई कोर्ट में सरकार ने कहा कि यह सरकारी जमीन है और वहां से 5-7 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान है, 1920 का रिकॉर्डेड। कुछ लोग कहते हैं ये हमारा वक्फ है, हर बार छठ में खड़े हो जाते हैं। फतवा में यही काम किया। अभी तो सर अभी तो 113 बात की गई दिल्ली की, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जो फोर्ट विलियम है ना कलकत्ता में सेना का कमांड, वो भी हमारा वक्फ है। अब आगे तो कहेंगे कि पूरा हिंदुस्तान वक्फ है, क्योंकि हमारे यहां तो हमारे सम्राट हुए थे। क्या देश ऐसे ही चलेगा क्या? अरे प्रयागराज में बोला, भोपाल में बोला, कहां नहीं बोला, मुंबई में बोला, जहां चले जाइए। सर ये देश ऐसे नहीं चलेगा। और मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा, एक बार सदन को विस्तार से बताएं जिस तरह से वक्फ का दावा किया गया, उसका दावा करने वाले कौन थे। और थोड़ा गहराई में जाएंगे, हम लोग भी देश घूमते हैं, तो मैनेजर साहब की बिल्डर से सांठगांठ हो गई और वहां पर बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। ये सच्चाई नहीं है क्या? वक्फ इसके लिए नहीं होता है। इसलिए ये पूरा बदलाव सर जरूरी है सर। सर मैं एक बात और कहना चाहता हूं इस कानून के संदर्भ में, लेकिन उसके पहले सर हम एक बिहार के बड़े वरिष्ठ नेता को भी कोट करना चाहेंगे। और सर आपसे मैं आग्रह करूंगा, उनका नाम मैं बाद में पढ़ूंगा,